So moving on to developmental anomalies affecting the shape of the teeth, we are doing gemination and fusion. So gemination and fusion जो दो abnormalities होती हैं, disturbances होती हैं, they are discussed together because clinically इनकी जो resemblance होती है that is very very similar. तो we're doing them together. So gemination क्या होती है? gemination में बुक के अंदर उसने बताया हुआ है कि जो gemination है that is basically a developmental anomaly characterized by single rooted teeth, कि एक दांत है जिसकी single root है लेकिन उसके साथ ही एक unusually wide crown है तो single root, this is a very bad representation but एक single rooted दांत है लेकिन उसका crown जो है वो unusually wide है या फिर partly divided है, ठीक है. सो अ सिंगल रूटेड टीथ विद एन अनयूजुअली वाइड और पार्टली डिवाइडेड क्राउन या फिर टू सेपरेट क्राउन्स थॉट टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड टूथ जर्म. सो जब टूथ डेवलपमेंट चल रही थी तो हमारे पास जो टूथ बड था जब उसकी पार्शल डिवीज़न हो जाती है या फिर उसकी ट्विनिंग हो जाती है जिसकी वजह से एक क्राउन है, एक नॉर्मल क्राउन डेवलप करना था वो पार्टली डिवाइड कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अनयूजुअली वाइड भी हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे टू सेपरेट क्राउन्स है. सो दिस इज़ जेमिनेशन. उसके अंदर उसने ये भी बात की है कि ये प्राइमरी टीथ में भी हो सकता है, परमानेंट टीथ में भी हो सकता है, एंटीरियर टीथ को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर टीथ. एंड देन बस यही इसके फीचर्स हैं. इसके अंदर डिफरेंसेस में हम उसको ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे बट बेसिक सा आइडिया ये है कि जब टूथ डेवलपमेंट हो रही तो या तो पार्शियल डिवीज़न हो गई या फिर ट्विनिंग हो गई. मूविंग ऑन टू फ्यूजन. फ्यूजन क्या है? फ्यूजन एक डेवलपमेंटल डेंटल अनॉमली है कैरेक्टराइज बाय एन एबनॉर्मली शेप्ड क्राउन. सो एक क्राउन है जो कि एबनॉर्मली शेप्ड है. सो एबनॉर्मली शेप्ड क्राउन एंड देन इस एबनॉर्मली शेप्ड क्राउन पे या तो क्राउन जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो सकता है, ठीक है, या फिर एक नॉर्मल साइज़ का क्राउन हो सकता है और उसके साथ एडिशनल रूट आ सकती हैं, ठीक है, या फिर कोई और कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं किस वजह से टू एडजेसेंट टूथ जर्म्स जब फ्यूज़ कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक टूथ जर्म है और ये दूसरा टूथ जर्म है. डेवलपमेंट के टाइम पे इनके दरमियान में फ्यूजन हो जाती है तो हमारे पास किस तरह का क्राउन एग्जिबिट होता है? एक अनयूजुअली वाइड सा क्राउन होगा और टू सेपरेट उसकी ऐसे करके रूट्स होंगी. सो जब हम इसको कंपेयर करते हैं विच इज़ फ्यूजन टू जेमिनेशन जिसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल रूट है लेकिन पार्शियल डिवीज़न हुई है क्राउन की, तो ये हमें क्लिनिकली जब देखने में ऊपर से अगर हम इसको देखेंगे क्योंकि रूट्स तो नज़र नहीं हमें आ रही तो ये सिमिलर नज़र आएंगे हमें कि पार्शियल डिवीज़न हुई है, ठीक है. लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है कि इसके अंदर पार्शियल डिवीज़न है या ट्विनिंग है सिंगल टूथ जर्म की, इंडिविजुअल टूथ जर्म की, और इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास फ्यूजन है टू एडजेसेंट टूथ जर्म की. और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि कॉमन डेंटीन के थ्रू फ्यूजन हुई होती है तो दांतों की कॉन्फ्लुएंट डेंटीन होनी चाहिए, ठीक है. सो इसके अंदर एक सिंगल टूथ जर्म है जो कि अटैम्प्ट करता है टू डिवाइड. उसके अंदर टू सेपरेट टूथ जर्म है. इसके अंदर टूथ काउंट जो होता है ना वो नॉर्मल होता है, ठीक है, एक ही दांत हम काउंट करेंगे इसको, ठीक है, जब हम इसको रेडियोग्राफिकली एग्जामिन करेंगे. सो दिस इज़ वन टूथ लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं? वन एक्स्ट्रा टूथ हम काउंट कर सकते हैं, राइट. सो ओके, सो सॉरी वन एक्स्ट्रा नहीं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस्ड बाय वन इफ़ फ्यूज्ड टूथ काउंटेड एज वन. सो इसको तो हम एक सिंगल टूथ काउंट करेंगे ना, लेकिन ये दो दांत आपस में फ्यूज़ हैं तो ऊपर देखने में हम वन एक्स्ट्रा नहीं बल्कि वन लेस टूथ काउंट कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली अगर डेंटल आर्च में ये प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे ये क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, एक ही टूथ बड है तो इसको हम वन ही काउंट करेंगे और इसको भी हम वन काउंट करेंगे लेकिन दो आपस में ज्वाइन हुए हैं. देखें दिस इज़ प्रेजेंट राइट हियर, ठीक है, उसके साथ एडजेसेंट टूथ ऐसे प्रेजेंट होगा तो इसको हम वन काउंट करेंगे, ठीक है, इसको हम वन काउंट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल काउंट है वो 32 दांत आ जाएंगे, राइट. बट इस केस में क्या होगा क्योंकि ये दो सेपरेट दांत हैं तो लेकिन इसको हम एज वन होल काउंट करेंगे तो जब हम टोटल काउंट करेंगे तो 31 हो जाएगा विच इज़ वन लेस देन द टोटल. अच्छा,
ग्राउंड इसके अंदर बिफिड अपेयरेंस हो सकती है, इसके अंदर यूनियन आ जाता है। रूट कनाल्स एक हो सकते हैं, एक रूट होती है, एक ही कनाल होता है, लेकिन कनाल ऑब्वियसली वेरी कर सकते हैं। इसके अंदर 2 सेपरेट रूट्स होती हैं, पल्प चैम्बर्स, पल्प कनाल्स होते हैं। कॉज क्या होती है? इनकम्प्लीट डिविजन, राइट, पार्शियल डिवीजन या इनकम्प्लीट डिवीजन या ट्विनिंग, और ये यूनियन हो सकता है। एंटीरियर टीथ को इन्वॉल्व करते हैं रेडियोग्राफिकली। सिंगल एंड लार्ज टूथ जर्म एंड दिस इज फ्यूजन ऑफ टूथ जर्म। टूथ काउंट जो होता है वो नॉर्मल होता है, उसके अंदर 1 लेस होता है। सो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन जेमिनेशन एंड फ्यूजन। उसके बाद द अदर थिंग दैट्स मेंशन्ड इन फ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। कि फ्यूजन जो है वो ऑब्वियसली फ्यूजन ऑफ टूथ जर्म्स होती है। अब इट कैन बी रिपोर्टेड कि फ्यूजन कंप्लीट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। और फ्यूजन किस टाइम पे अकर करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फ्यूजन बिफोर कैल्सिफिकेशन अकर करती है तो हम कहते हैं बिफोर कैल्सिफिकेशन फ्यूजन अकर करेगी तो इनामल, डेंटिन, सीमेंटम, पल्प, ऑल ऑफ देम are going to be involved in the union, and if it is going to occur at later stages of tooth development तो हमारे पास crowns जो हैं वो union show नहीं करेंगे, but के the tooth is going to be united by means of the roots। ठीक है, इसके अंदर important है कि confluent dentine होनी चाहिए, because fusion जो होती है वो dentine के through होती है। अगर confluent dentine present नहीं होगी तो fusion नहीं हो पाएगी। 1 लेस टूथ इन द आर्च। एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है इसकी वजह से? क्राउडिंग हो सकती है। ठीक है, क्राउडिंग अगर फ्यूजन विद सुपरन्यूमरी टीथ हुआ है, पेरिडोंटल डिजीज़ हो सकती है, एस्थेटिक कंसिडरेशन। ऑब्वियसली पेशेंट एंटीरियर टीथ में ऐसे करके नॉच के साथ प्रेजेंट करेगा तो इट कैन बी एन एस्थेटिक कंसर्न फॉर द पेशेंट। इट कैन रिजल्ट इन पेरिडोंटल डिजीज़ एंड इट कैन रिजल्ट इन क्राउडिंग इफ फ्यूजन इज़ विद अ सुपरन्यूमरी टीथ। ठीक है, देन वी हैव कॉन्क्रेसेंस। ठीक है, व्हाट इज़ कॉन्क्रेसेंस? कॉन्क्रेसेंस इज़ द यूनियन of the roots of 2 or more teeth caused by confluence of their cementum. So union होता है of roots of 2 or more teeth caused by confluence of their cementum. What happens is कि जब भी हमारे पास रूट डेवलपमेंट अकर कर रही थी और वो सीमेंटम का प्रोसेस अकर कर रहा होता है, उस टाइम पे अगर कोई ट्रोमैटिक इंजरी हो गई है तो तब कॉन्क्रेसेंस हो सकती है। ट्रोमैटिक इंजरी तो वो भी कॉन्क्रेसेंस करवा सकती है, विच इज़ द यूनियन ऑफ द रूट्स ऑफ 2 और मोर टीथ कॉज्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ देयर सीमेंटम। या फिर कोई भी एरिया ऑफ क्राउडिंग बहुत ज़्यादा दांतों में हुई है। ठीक है, अब जब क्राउडिंग होगी तो रूट्स की पोजीशन भी ऑल्टर होती है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि एक अगर आर्च के अंदर 2 सेंट्रल इंसाइजर्स ऐसे करके एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो उनकी रूट्स नॉर्मल होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली रूट्स की पोजीशन भी ऑल्टर हुई होगी। तो वहाँ पे फ्यूजन हो सकती है ऑफ द रूट्स बाय मींस ऑफ सीमेंटम। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो एरियाज़ ऑफ क्राउडिंग, और एरियाज़ ऑफ क्राउडिंग क्या होता है? जहाँ पे इंटरसेप्टल बोन लॉस हुआ हो। एरियाज़ ऑफ क्राउडिंग विद इंटरसेप्टल बोन लॉस रिजल्टिंग इन क्लोज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द टूथ रूट्स। सो यही जो कि मैंने इधर डिस्क्राइब किया, दैट इज़ एरियाज़ ऑफ क्राउडिंग हुई है, इंटरसेप्टल बोन लॉस हुआ है, रिजल्टिंग इन क्लोज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द टूथ रूट्स। प्राइमरी टीथ को इन्वॉल्व कर सकती है, परमानेंट टीथ को इन्वॉल्व कर सकती है। इट कैन अकर बिफोर टूथ इरप्शन, आफ्टर टूथ इरप्शंस, और रेयर केसेस होते हैं जब एक से ज़्यादा लाइक 3 और 4 दांतों की रूट्स आपस में ज्वाइन करती हैं, वो बहुत रेयर होता है। यूजुअली 2 टीथ इज़ मैक्सिमम। एंड देन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि एक्सट्रैक्शन इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, स्पेशली अगर कोई डेंटिस्ट रेडियोग्राफ नहीं लेता बिफोर एक्सट्रैक्शन, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ 2 टीथ विल अकर व्हेन ओनली 1 वाज इंटेंडेड। सो कॉन्क्रेसेंस ये है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए दैट इट इज़ द यूनियन ऑफ 2 और मोर रूट्स ऑफ इट इज़ द यूनियन ऑफ द रूट्स ऑफ 2 और मोर एडजेसेंट टीथ कॉज्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ देयर सीमेंटम। कॉन्फ्लुएंट सीमेंटम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रोमैटिक इंजरी या फिर एरिया ऑफ क्राउडिंग विद इंटरसेप्टल बोन लॉस रिजल्टिंग इन अ क्लोज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द टूथ रूट्स। अच्छा, उसके साथ ही उन्होंने डिस्कस किया हुआ है हाइपर सीमेंटोसिस। हाइपर सीमेंटोसिस आगे जाके हम पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा कंडीशंस होते हैं जिनके अंदर हाइपर सीमेंटोसिस देखने को हमें मिलता है। जब हम पेरी एपिकल ग्रैन्युलोमास के ऊपर बात करेंगे पर्टिकुलरली, तो उसके अंदर हाइपर सीमेंटोसिस हुआ होता है एसोसिएटेड। फिर हाइपर सीमेंटोसिस इज़ एसोसिएटेड विद हेमीफेशियल हाइपरट्रोफी के पेशेंट्स।
इसी चैप्टर में हमने पढ़ना है हेमीफेशियल हाइपरट्रोफी विच इज़ अ डिफेक्ट, जहाँ पे हाफ साइड ऑफ द फेस इनलार्ज्ड होता है, तो उनके अंदर भी दांतों के अंदर हाइपरसेमेंटोसिस देखने को मिलता है. सो हाइपरसेमेंटोसिस होता क्या है? दैट इज़ बेसिकली एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ सीमेंटम ऑन द रूट्स ऑफ द टीथ. सो एबनॉर्मल सीमेंटम डिपोजिशन हुई होती है ऑन द रूट्स ऑफ टीथ. ठीक है. सो हम कह सकते हैं कि ये एक दांत है और उसकी रूट है नीचे करके. तो यहाँ पे नॉर्मली तो हमने कहा है कि ये सीमेंटम डिपोजिशन नॉर्मल है, लेकिन हाइपर सीमेंटोसिस में क्या हो सकता है कि एबनॉर्मल एरियाज़ ऑफ सीमेंटम डिपोजिशन हो सकते हैं. सो यहाँ पे करके ऐसे करके बहुत ज़्यादा सीमेंटम डिपोजिशन हुआ होता है, जिसकी वजह से जो रूट्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो ऑल्टर हो जाती है. तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये एपिकल थर्ड में ज़्यादा कॉमन होता है, तो एपिकल पोर्शन का जो डायामीटर होता है वो ग्रेटर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द कॉर्नल पोर्शन, जिसकी वजह से जो रूट्स होती हैं ना वो बल्बस अपीयर करती हैं. ठीक है. बल्ब, एक सेकेंड. हाँ. सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज़ कि जो एपिकल पोर्शन होता है रूट्स का, that has a greater diameter as compared to the cornal portion, जिसकी वजह से क्या bulbous roots appear करती हैं, जिसको हम कहते हैं कि pear shaped roots appear करती हैं. So bulbous और pear shaped roots appear करती हैं, and extraction of the teeth of roots with this shape is obviously difficult without surgically removing significant amounts of surrounding bone. तो जब हमें दांतों की extraction करने लगते हैं तो हमें सर्जिकली सराउंडिंग एरियाज़ ऑफ बोन भी निकालनी पड़ती है. हाइपरसेमेंटोसिस पर्टिकुलरली उन दांतों पे कॉमन होती हैं जहाँ पे इंक्रीज्ड मैस्टिकेटरी लोड लग रहा होता है या फिर डिक्रीज्ड मैस्टिकेटरी लोड लग रहा होता है. दैट मीन्स दोज एरियाज दैट आर सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ऑक्लूजल फोर्सेस. इट अकर्स इन पेशेंट्स विद पेजेट्स डिजीज़. एज वी ऑल नो, पेजेट्स डिजीज़ एक डिफेक्ट होता है बोन का, तो उन पेशेंट्स में भी अकर कर सकता है. हाइपर पिट्यूटारिज्म के पेशेंट्स में अकर कर सकता है. एंड एडजेसेंट टीथ ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी अकर कर सकता है. सो बेसिकली इन टीथ with areas of increased or decreased masticatory occlusal forces, patients with Paget's disease, hyperpituitarism, and in areas of adjacent chronic inflammation. जब दो दांतों के दरमियान में adjacent chronic inflammation होती है तो वहाँ पे compensatory response की वजह से excessive amount of cementum deposit होना शुरू हो जाता है रूट टिप में. और हो सकता है कि ये जो एक्सेसिव सीमेंटम डिपॉजिट हुआ है वो आपस में रूट की फ्यूजन भी करवा दे और कॉन्क्रेसेंस हो जाए. राइट. अच्छा. एंड व्हाट इज़ द वो कहते हैं कि रेडियोग्राफिकली दीज कंडीशंस आर वेरी वेरी डिटेक्टेबल. सो रेडियोग्राफिक एवेल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ द टीथ. यस. उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्वाइकल एनामल प्रोजेक्शन. सर्वाइकल एनामल प्रोजेक्शन क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ फोकल सर्वाइकल एनामल प्रोजेक्शन. सर्वाइकल एनामल प्रोजेक्शन जो होती है ना वो फोकल एपिकल एक्सटेंशन होती है कॉर्नल एनामल की बियॉन्ड द नॉर्मली स्मूथ सर्वाइकल मार्जिन सीमेंटो एनामल जंक्शन. फोकल एपिकल एक्सटेंशन होती है ऑफ एनामल. Focal apical extension of enamel beyond the normally smooth cervical margin cemento enamel junction and onto the roots of the teeth. For example, ये आपके पास एक crown है, ठीक है, मोलर है, ये नॉर्मली उसका CEJ है और यहाँ पे करके ऐसे करके उसकी रूट्स आ गई. ठीक है. फोकल एनामल प्रोजेक्शन क्या होती है कि इट इज़ सर्वाइकल एनामल प्रोजेक्शन क्या होती है? फोकल एपिकल एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्नल. ये कॉर्नल एनामल इधर से आ रहा है, इसकी फोकल एपिकल एक्सटेंशन हो जाती है बियॉन्ड द नॉर्मली स्मूथ सर्वाइकल मार्जिन. नॉर्मली स्मूथ सर्वाइकल मार्जिन कौन सा था? ये नॉर्मली स्मूथ सर्वाइकल मार्जिन है. तो ये बियॉन्ड द नॉर्मली स्मूथ सर्वाइकल मार्जिन एंड ऑन टू द रूट सर्फेस ऑफ द टीथ ऐसे करके एक्सटेंड कर जाता है नॉर्मल एनामल. तो इसको हम कह रहे होते हैं सर्वाइकल एनामल प्रोजेक्शन. नॉर्मली स्मूथ सर्वाइकल मार्जिन सीमेंटो एनामल जंक्शन से आगे रूट ऑफ द टीथ के अंदर चला जाता है और ये अराउंड कहते हैं कि 1 मिलीमीटर वाइड होते हैं ऐसे करके, और अराउंड 1 to 3 मिलीमीटर ऐसे करके 1 to 3 मिलीमीटर लॉन्ग होती हैं और 1 to 1 मिलीमीटर वाइड होती हैं. सो या
1 मिलीमीटर लॉन्ग होती हैं, 1 to 3 मिलीमीटर वाइड होती हैं। मैक्सिलरी टीथ के अंदर भी कॉमन होती हैं, मैंडिबल टीथ के अंदर भी कॉमन होती हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इट प्री डिस्पोजेस टू पेरिडोंटल पॉकेट फॉर्मेशन, जिसकी वजह से एसोसिएटेड पेरिडोंटल डिजीज़ हो सकती है। प्री डिस्पोजिशन हो जाती है टू पैराडेंटल सिस्ट। पैराडेंटल सिस्ट को बकल बाइफर्केशन सिस्ट या क्रेग सिस्ट भी कह रहे होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन या एसोसिएटेड कंडीशंस, एक तो पेरिडोंटल डिजीज़ और दूसरा पैराडेंटल सिस्ट, बकल बाइफर्केशन सिस्ट या क्रेग सिस्ट एसोसिएटेड होता है। दिस इज़ डिफरिंग फ्रॉम एनामेलोमाज। एनामेलोमाज और एनामल पर्ल्स जो होते हैं वो डिफरेंट कंडीशन है, वो एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है ऑफ एनामल फॉर्मेशन। जब अमीलोब्लास्ट जो होते हैं वो आपके बाइफर्केशन एंड ट्राइफर्केशन एरिया ऑफ द रूट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ पे एनामल की फॉर्मेशन करवाते हैं। सो दीज आर सीन एज 1 to 3 मिलीमीटर राउंड रेडियो ओपेसिटीज़ ऑन द बाइफर्केशन एंड ट्राइफर्केशन एरिया ऑफ द रूट्स ऑफ मोलर्स। एक्टोपिक ड्रॉपलेट्स होती हैं। अब ये लार्जली कंपोज हुई होती है एनामल की, बट कोर ऑफ डेंटिन भी हो सकता है, ठीक है। एंड इसकी एक्सट्रैक्शन यूजुअली हम इसका ट्रीटमेंट हम नहीं करते बिकॉज इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ रूट कैरीज, एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन एंड पल्पाइटिस। तो सर्वाइकल एनामल प्रोजेक्शन क्या है? फोकल एपिकल एक्सटेंशन ऑफ द एनामल बियॉन्ड द नॉर्मली स्मूथ सर्वाइकल मार्जिन, सीमेंटो एनामल जंक्शन एंड ऑन टू द रूट्स ऑफ द टीथ, जिसकी वजह से पेरिडोंटल डिजीज़ या बकल बाइफर्केशन सिस्ट, पैराडेंटल सिस्ट, क्रेग सिस्ट हो सकता है। एनामल लोमाज, एनामल पर्ल्स, 1 to 3 मिलीमीटर राउंड रेडियो ओपेसिटीज़ ऑन द बाइफर्केशन एंड ट्राइफर्केशन एरिया ऑफ द रूट्स ऑफ मोलर्स एंड प्री मोलर्स होते हैं। और ये जो होते हैं इसकी ट्रीटमेंट हम नहीं करते क्योंकि इसकी वजह से रूट कैरीज हो सकती है, पल्पाइटिस हो सकता है या फिर कोई एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन हो सकती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर डिफेक्ट्स इन द मतलब शेप एंड साइज़ वाले डिफेक्ट्स आ जाते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं डिस्टर्बेंसेस इन स्ट्रक्चर के अंदर एनामल की हम डिस्टर्बेंसेस के ऊपर बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट डेंटिन की डिस्टर्बेंसेस एंड सीमेंटम की डिस्टर्बेंसेस। सो जो एनामल की डिस्टर्बेंस है उसके अंदर हमने अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा के ऊपर, डेंटिन के अंदर डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड डेंटिन डिस्प्लेजिया, और सीमेंटम के अंदर हाइपोफॉस्फेटेजिया, ठीक है। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू एनामल। एनामल की डिस्टर्बेंसेस के अंदर उसने दो चीज़ें मेंशन की हैं। एक होती है एक्वायर्ड डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। एक्वायर्ड डिस्टर्बेंसेस जो होती है ना वो हमारे पास या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं या फिर हेरिडिटरी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होती हैं। सो जो भी डिस्टर्बेंस होगी स्ट्रक्चर ऑफ एनामल में, एक्वायर्ड डिस्टर्बेंस होगी ईदर बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसने डिस्कस किए हैं जो कि इज़ एन इम्पॉर्टेंट SEQ क्वेश्चन एज वेल, कि डिस्कस और डिस्क्राइब write down the various environmental factors that lead to acquired disturbances in the structure of the enamel। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती हैं, वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। उसने मेंशन किया है स्कारलेट फीवर एंड सिफिलिस, स्कारलेट फीवर एंड सिफिलिस, स्कारलेट फीवर की वजह से और सिफिलिस की वजह से, ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्शंस तो हो गई, लेकिन हम एक्ज़ाम्थमेटरस डिजीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस वजह से भी हो सकती हैं। फिर आ जाती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, विटामिन डेफिशिएंसीज़ A, C, D, कैल्शियम डेफिशिएंसी। सो कैल्शियम डेफिशिएंसी जब आप लिखेंगे तो आप हाइपोकैल्सीमिया लिख सकते हैं, ठीक है। ये कॉज कर सकती हैं एनामल की डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। फिर कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं तो उस वजह से हो सकता है। लोकल इन्फेक्शन हो सकती है दांत की, तो लोकल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। फिर केमिकल इंजरीज़ हो सकती हैं जिसके अंदर फ्लोरोसिस आ जाता है, फ्लोराइड की इनकॉर्पोरेशन दांत के अंदर, तो आप कह सकते हैं फ्लोराइड एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। सो ये सारे डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं ऑफ एक्वायर्ड डिस्टर्बेंसेस इन एनामल, एनवायरमेंटल कॉजेज़ पर्टिकुलरली, ठीक है। इसके अंदर कुछ और भी मेंशन है डिफरेंट बुक्स के अंदर, जैसे कि वो कहते हैं बर्थ इंजरीज़ की वजह से हो सकती हैं या फिर इडियोपैथिक हो सकती हैं, राइट। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेटिव फैक्टर एनामल डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं ना, दे कैन बी ईदर लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड जिसको हम फोकल डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, दे इन्वॉल्व 1 or more टीथ, और जनरलाइज्ड होती हैं वो मैनी टीथ या ऑल टीथ को अफेक्ट करती हैं। अब
इनामल डिफेक्ट्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं और हमने कहा है कि हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से होती हैं। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं ना, दे आर गोइंग टू एक्चुअली अफेक्ट या तो डिसिडुअस डेंटिशन या परमानेंट डेंटिशन, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ईदर अफेक्ट द डिसिडुअस और द परमानेंट डेंटिशन, लेकिन दोनों को नहीं करती। हेरिडिटरी जो है वो डिसिडुअस और परमानेंट दोनों को करेंगे। जैसे हम अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में बात करेंगे तो वो डिसिडुअस एंड परमानेंट डेंटिशन दोनों के अंदर मैल फॉर्मेशंस करवाएंगी। लेकिन जो इन्वायरमेंटल होती हैं, जैसे फ्लोरोसिस के ऊपर बात करेंगे, तो वो या तो डिसिडुअस को करेगी या परमानेंट को करेगी। लेकिन जो इन्वायरमेंटल होते हैं दे आर बेसिकली अफेक्टिंग इनामल, डेंटिन, ऑल ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है, दोनों को अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो हेरिडिटरी होते हैं वो किसी एक टिश्यू को अफेक्ट करेंगे, या तो इनामल को करेंगे या फिर डेंटिन को करेंगे। सो इन्वायरमेंटल जो हैं वो डिसिडुअस या परमानेंट को करेंगे, लेकिन इनामल, डेंटिन दोनों को करेंगे। जो हेरिडिटरी हैं वो डिसिडुअस और परमानेंट दोनों को करेंगे, लेकिन उनमें से एसोसिएटेड एक टिश्यू को करेंगे, या इनामल को या डेंटिन को, ठीक है। हमने कहा है फोकल डिफेक्ट्स होते हैं और जनरलाइज्ड होते हैं। फोकल के अंदर उसने फोकल एनामल हाइपोप्लेजिया के ऊपर बात की है और जनरलाइज्ड एनामल हाइपोप्लेजियाज के ऊपर बात की है कि एनामल हाइपोप्लेजिया है, इट इज़ अ डिफेक्ट इन द मिनरलाइजेशन ऑफ द एनामल, ईदर इट इज़ फोकल, एक दांत को या वन और मोर टीथ, या फिर मैनी और ऑल टीथ को अफेक्ट कर सकता है। फोकल जो है दे इन्वॉल्व वन और मोर टीथ, हमने कहा है कि एक दांत को इन्वॉल्व कर सकता है या मोर टीथ को इन्वॉल्व कर सकता है, 1 to 2 टीथ को इन्वॉल्व कर सकता है। इडियोपैथिक कॉजेज़ होती हैं और इसके अंदर उसने जो एसोसिएटेड एग्जांपल बताया है दैट इज़ टर्नर्स टीथ। टर्नर्स टीथ इज़ बेसिकली डैमेज टू द परमानेंट सक्सेसर कॉज्ड बाय ईदर केरियस प्रोसेस और एप्सिस ऑफ द डिसिडुअस टूथ। अगर डिसिडुअस टूथ सेंट्रल इंसाइजर के अंदर केरीज है या एप्सिस है तो वो जो नीचे टूथ जर्म है, परमानेंट टूथ जर्म, उसको अफेक्ट कर सकता है। तो उसके अंदर टर्नर्स टीथ होंगे कि जब वो दांत इरप्ट करेगा तो वो एसोसिएटेड हाइपोप्लास्टिक होगा। अब ये जो हाइपोप्लास्टिक चेंजेस हो सकते हैं ना, ये हमारे पास माइनर भी हो सकते हैं, रिजल्टिंग इन माइल्ड डिग्रीज ऑफ एनामल हाइपोप्लेजिया विद एसोसिएटेड पिटिंग, या फिर हमारे पास मेजर डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर टूथ जो होता है वो कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड हो सकता है विद ब्राउनिश ब्लैकिश डिस्कलरेशन। सो टर्नर्स टीथ इज़ एन एग्जांपल ऑफ फोकल एनामल हाइपोप्लेजिया। जबकि जनरलाइज्ड एनामल हाइपोप्लेजियाज जो होते हैं वो यूजुअली मैनिफेस्ट करते हैं एज अ सीरीज ऑफ लाइंस या ग्रूव्स ऑफ ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑन द एनामल सरफेस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और ग्रूव्स ऑन द एनामल सरफेस, ठीक है। अगर कहते हैं कि कोई भी इंजरी बहुत ब्रीफ ड्यूरेशन की थी तो एक नैरो जोन ऑफ हाइपोप्लेजिया होगा, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की इंजरी है तो वो हमारे पास एक वाइडर जोन ऑफ हाइपोप्लेजिया प्रोड्यूस करेगी। इसके अंदर उसने कंजेनिटल सिफिलिस के साथ एसोसिएटेड हचिंसन्स इंसाइजर्स एंड मलबरी मोलर्स के ऊपर बात की। हचिंसन्स इंसाइजर्स क्या होते हैं? दीज आर नॉट स्क्रू ड्राइवर शेप्ड इंसाइजर्स। और मलबरी मोलर्स क्या होते हैं? दीज आर ग्लोब शेप्ड ऑक्लूजल सर्फेसेस ऑफ द मोलर्स, ठीक है, जो कि हाइपोप्लास्टिक होते हैं और उसके कस्प जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सो दीज आर एसोसिएटेड विद कंजेनिटल सिफिलिस। फिर उसने एक और बात की है कि जो जनरलाइज्ड एनामल हाइपोप्लेजियाज होते हैं ना, वो यूजुअली अफेक्ट करते हैं उन दांतों को जो कि 1 ईयर ऑफ लाइफ के अंदर बनते हैं, जैसे कि इंसाइजर्स हो गए, कैनाइंस हो गए, उसके अलावा फर्स्ट मोलर हो गया, ठीक है। लेकिन जो प्री मोलर्स होते हैं, सेकेंड और थर्ड मोलर्स, वो 3rd ईयर ऑफ लाइफ के अंदर बनते हैं, तो वो इससे अफेक्ट नहीं होंगे। फिर एसोसिएटेड एक होता है, उसे कहते हैं न्यू नेटल लाइन, जो कि यूजुअली एट द टाइम ऑफ बर्थ इंजरी की वजह से बनता है। फिर एग्जाम्थमेचुअस डिजीज़ की वजह से जनरलाइज्ड एनामल हाइपोप्लेजियाज हो सकते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसीज़ की वजह से हो सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसने फ्लोराइड इनकॉर्पोरेशन डेंटल फ्लोरोसिस के ऊपर बात की है, जो कि मॉटल टीथ अपीयरेंस शो करती है ऑन द एनामल सरफेस। जब भी 1 ppm से ज़्यादा फ्लोराइड वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा तो हमारे पास चांसेस होते हैं कि फ्लोरोसिस हो सके। हमने डीन्स फ्लोरोसिस इंडेक्स पढ़ा था जिसके अंदर नॉर्मल था, क्वेश्चनेबल था, वेरी माइल्ड था, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर इन कम्युनिटी डेंटिस्ट्री। जिसके अंदर नॉर्मल हमने कहा था एनामल जो होता है उसकी सेमी विट्रिफॉर्म टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है और ट्रांसलूसेंसी मेंटेन्ड होती है।
अपेरेंस, ठीक है। क्वेश्चनेबल के अंदर क्या होता है कि फ्यू वाइट फ्लेक्स आ जाते हैं, टू वाइट स्पेकल्स। वेरी माइल्ड के अंदर बेसिकली वाइट ओपेक लीजन्स आ जाती हैं, पेपर वाइट लीजन्स होती हैं जो कि इन्वॉल्व कर सकती हैं 25% ऑफ द टूथ सरफेस को। फिर हमारे पास माइल्ड आ जाता है जिसके अंदर ओपेक लीजन्स 50% ऑफ टूथ सरफेस इन्वॉल्व करती हैं। मॉडरेट के अंदर ब्राउन डिस्कलरेशन, और सवेयर के अंदर कॉन्फ्लुएंट पिटिंग एंड एनामल की करोडेड लाइक अपेरेंस होती है। तो यही चीज़ें उसने डिस्कस की हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू important component which is amelogenesis imperfecta। amelogenesis imperfecta जो कि हमारे पास hereditary defect है। it is basically heterogeneous group of genetic disorders exhibiting faulty enamel formation, ठीक है। ये एक heterogeneous group of genetic disorder है जिसके अंदर faulty enamel formation हो जाती है, ठीक है। heterogeneous group of genetic disorder exhibiting faulty enamel formation, it is basically caused by mutation in various genes जिसके अंदर MLX जीन आ जाती है, enam जीन आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा DLX3 जीन आ जाती है, ठीक है। MMP20 जीन मेंशन की हुई है उसने, ठीक है। KLK4 जीन। So these are the genes that are involved in amelogenesis imperfecta। एक heterogeneous group of genetic disorder है, hereditary disorder है, जिसके अंदर basically faulty enamel formation हो जाती है, ठीक है। mutation of certain genes। अब होता क्या है कि enamel formation as we all know कि वो 3 stages में progress करती है, चलती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास एनामल मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एनामल मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर अमीलोब्लास्ट, फंक्शनिंग अमीलोब्लास्ट का रोल होता है। फिर हमारे पास मिनरलाइजेशन ऑफ द एनामल मैट्रिक्स होती है जिसको हम प्राइमरी मिनरलाइजेशन कहते हैं, और फिर एनामल मैचुरेशन होती है जिसको हम सेकेंडरी मिनरलाइजेशन कहते हैं। अगर इनमें किसी में भी डिफेक्ट हो जाए तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा होते हैं, जिसके अंदर वी हैव हाइपोप्लास्टिक amelogenesis imperfecta, hypocalcified, ठीक है, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाता है हाइपोमेचुरेशन, ठीक है। दिस डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी स्टेज ऑफ एनामल फॉर्मेशन के अंदर डिफेक्ट है। हाइपोप्लास्टिक, हाइपोकैल्सिफाइड एंड हाइपोमेचुरेशन। हाइपोप्लास्टिक के अंदर 2 आ जाते हैं, फोकल और जनरलाइज्ड होते हैं, इसको पिटेड टाइप भी कह रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट डिस्कस कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइपोप्लास्टिक। हाइपोप्लास्टिक डिफेक्ट हुआ है किसके अंदर, एनामल मैट्रिक्स फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। इट इज़ ईदर फोकलाइज्ड और फोकल और जनरलाइज्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि डिक्रीज्ड एनामल मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो जाती है कॉज्ड बाय अ डिफेक्ट और अ डिस्टर्बेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ अमीलोब्लास्ट। दूसरा हमारे पास जो हाइपोकैल्सिफाइड होती है, that shows a severe defect in enamel mineralization, ठीक है। so it is exhibiting a severe defect in the mineralization of the enamel matrix। और जो लास्ट हमारे पास hypomaturation होती है ना, that exhibits a less severe defect in the mineralization of the enamel matrix and exhibits as immature generalized areas of immature enamel crystallites, ठीक है। so less severe alteration होती है enamel matrix mineralization के अंदर with focal and generalized areas of immature enamel crystallites। सो हाइपोप्लास्टिक के अंदर क्या होता है कि डिक्रीज्ड एनामल मैट्रिक्स फॉर्मेशन होती है कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ अमीलोब्लास्ट। हाइपोकैल्सिफाइड, सिवियर डिफेक्ट इन द मिनरलाइजेशन ऑफ एनामल मैट्रिक्स, एंड हाइपोमेचुरेशन में लेस सिवियर डिफेक्ट इन द मिनरलाइजेशन विद फोकल एंड जनरलाइज्ड एरियाज ऑफ इमेच्योर एनामल क्रिस्टलाइट्स। फिर बुक के अंदर मेंशन है Whitcock and Sock's classification of amelogenesis imperfecta। Again it is an important SEQ question कि वो कहते हैं classify amelogenesis imperfecta according to Whitcock and Sock's classification। तो उसने भी इसी तरह classify किया है कि हमारे पास हाइपोप्लास्टिक है, हाइपोकैल्सिफाइड है और हाइपोमेचुरेशन टाइप है। हाइपोप्लास्टिक के अंदर उसने कहा है कि एक पिटेड टाइप है, ओके। हाइपोप्लास्टिक के उसके अंदर उसने क्या कहा है, जनरलाइज्ड पिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट। फिर उसने कहा है लोकलाइज्ड पिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट। फिर उसने कहा है कि लोकलाइज्ड pitted autosomal recessive। so generalized pitted autosomal dominant, localized pitted autosomal dominant, localized pitted autosomal recessive। फिर उसने कहा है कि there is going to be smooth autosomal dominant, there is going to be rough autosomal dominant, there is going to be rough autosomal recessive, and there is going to be smooth X-linked dominant। so it is very simple। I'll just do this again ताकि हो जाए
याद, बेसिकली हाइपोप्लास्टिक में क्या है, जनरलाइज्ड पिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट, फिर है लोकलाइज्ड पिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट, लोकलाइज्ड पिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव, फिर आ जाता है स्मूथ ऑटोसोमल डोमिनेंट, रफ ऑटोसोमल डोमिनेंट, रफ ऑटोसोमल रिसेसिव एंड स्मूथ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। हाइपोकैल्सिफाइड बहुत आसान है, या वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा या वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। हाइपोमेचुरेशन के अंदर सबसे पहले आ जाता है हाइपोमेचुरेशन हाइपोप्लास्टिक विद टोरोडोंटिज्म, हाइपोमेचुरेशन हाइपोप्लास्टिक विद टोरोडोंटिज्म, हाइपोमेचुरेशन हाइपोप्लास्टिक विद टोरोडोंटिज्म, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है ये। हाइपोमेचुरेशन हाइपोप्लास्टिक विद टोरोडोंटिज्म, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। फिर आ जाता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, फिर आ जाता है पिगमेंटेड ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड देन लास्टली वी हैव स्नो कैप्ड टीथ। सो हाइपोमेचुरेशन में क्या है, हाइपोमेचुरेशन हाइपोप्लास्टिक विद टोरोडोंटिज्म, ऑटोसोमल डोमिनेंट, then we have X-linked recessive, pigmented autosomal recessive and snow-capped teeth.